चलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की परतें खोलते हैं जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे या अदालतों के लंबे चक्रों में उलझा रहता है। हाँ, बिल्कुल वही। आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम संक्षेप में BNSS 2023 कहते हैं। राइट। उसकी धारा 144 के तहत भरण पोषण प्रार्थना पत्र यानी मेंटेनेंस पेटिशन तैयार करने की पूरी कानूनी प्रक्रिया और उसकी रणनीतियां। जो लोग कानून की दुनिया से थोड़ा भी परिचित है वो शायद तुरंत समझ जाएंगे कि ये वही कानून है जिसे पहले हम CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के रूप में जानते थे। सही कहा। तो हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है ना वो बहुत ही खास है। हम मेंटेनेंस पेटिशन ड्राफ्टिंग प्रोटोकॉल्स के कुछ बहुत ही अहम अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये मटेरियल विशेषज्ञ अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के व्यवहारिक और विधिक सुझावों पर आधारित है। एकदम। आज के इस विश्लेषण का जो मिशन है वो बहुत साफ है। हमें इस पूरी जटिल कानूनी प्रक्रिया को डिकोड करना है। मतलब इसको आसान भाषा में समझना है। हाँ, क्योंकि देखिए अक्सर लोग ये मानते हैं कि कोर्ट में जिसकी कहानी में सबसे ज्यादा दर्द होता है ना वही केस जीत जाता है, जो कि हकीकत से बहुत दूर है। वही तो आज हम यही समझेंगे कि अदालत के अंदर सिर्फ भावनाएं या रोना धोना काम नहीं आता। वहाँ कठोर तथ्य और एकदम सटीक ड्राफ्टिंग होती है जो अंत में न्याय सुनिश्चित करती है। बिल्कुल। अगर मैं इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझाऊं तो एक कानूनी दस्तावेज बिल्कुल एक इमारत की नींव की तरह होता है। हाँ, फाउंडेशन। राइट। अगर नींव यानी आपकी शुरुआत की ड्राफ्टिंग ही कमजोर है, उसमें झोल है, तो उसके ऊपर खड़ा किया गया पूरे का पूरा केस वो किसी भी वक्त एक छोटी सी जिराह के दौरान ढह सकता है। ये इमारत और नींव वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, अगर हम आज की इस चर्चा को एक थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो कानूनी भाषा में जिसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं वो सिर्फ सफेद पन्नों पर कुछ कानूनी शब्द लिखना या पेपर भर देना नहीं है। सही बात है। असल में ये एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। आज की चर्चा में हम जो अनपैक करने वाले हैं वो यही है कि एक ऐसा मजबूत प्रार्थना पत्र, एक ऐसी पेटिशन कैसे तैयार की जाती है जिसमें सामने वाले के लिए कोई भी लूपहोल ना बचे, यानी उन्हें बचने का रास्ता ना मिले। बिल्कुल। और हम ये देखेंगे कि विवाह की वैधता यानी वैलिडिटी ऑफ मैरिज को सबसे पहले कैसे साबित करना है और अपनी आहत भावनाओं को एक तरफ रखकर फैक्ट्स को कैसे पेश करना है। हाँ, और वो जो छुपाई गई संपत्ति होती है, वही वित्तीय जानकारी या छुपाई गई आमदनी को कैसे सामने लाना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी आर्थिक जरूरतों को हवाई दावों की जगह एक ठोस गणितीय आधार, एक मैथमेटिकल बेस पर कैसे सिद्ध करना है। ये पूरी चर्चा उन सभी के लिए बहुत ही गहरी इंसाइट होने वाली है जो इस प्रक्रिया की बारीकियों को समझना चाहते हैं। 100%। तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम कुछ बुनियादी शब्दों को साफ कर लें ताकि कानूनी भाषा का कोई भारीपन ना रहे इस बातचीत में। हाँ, ये जरूरी है। वादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो सीधे शब्दों में वादी या पिटिशनर वो व्यक्ति है जो अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है, जिसे भरण पोषण चाहिए, जो मदद मांग रहा है। राइट। और प्रतिवादी या रिस्पोंडेंट वो व्यक्ति है जिससे ये मेंटेनेंस मांगा जा रहा है। एकदम साफ। तो चलिए इस कानूनी इमारत की सबसे पहली ईंट रखते हैं जो है इस केस की आधारशिला यानी फाउंडेशन। किसी भी मेंटेनेंस केस की शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से होती है कि क्या वो रिश्ता कानूनी रूप से वैध है। एग्जैक्टली। जब कोई कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस मांगता है तो सबसे पहले यही साबित करना होता है कि मैरिज वैलिड है या नहीं। स्रोत सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। असल में क्या है ना, अदालत का काम करने का एक बहुत ही तय तरीका होता है। कोई भी जज किसी कहानी को तब तक नहीं सुनेगा जब तक उस दावे का कानूनी आधार एकदम स्पष्ट ना हो। पिटीशन की शुरुआत में ही वैवाहिक संबंध का बिल्कुल क्लियर और विधि सम्मत उल्लेख होना चाहिए। इसका मतलब है कि ड्राफ्ट में सिर्फ ये लिख देना काफी नहीं है कि हम दोनों पति पत्नी हैं या हमारी शादी हुई थी। मतलब ऐसे आम बोलचाल की भाषा काम नहीं आती। बिल्कुल नहीं। कानूनी रूप से ये बहुत कच्ची बात है। ड्राफ्ट में विवाह की सटीक तिथि, विवाह का स्थान और सबसे महत्वपूर्ण किन रीति रिवाजों या किस एक्ट के तहत वो शादी हुई थी ये लिखना अनिवार्य है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट। हाँ, जैसे क्या विवाह हिंदू रीति रिवाजों से हुआ था जहाँ सप्तापदी हुई थी, 7 फेरे हुए थे, या ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक कोर्ट मैरिज थी। ये सब डिटेल में लिखना होता है। अच्छा,
यही वो मजबूत नींव है जिस पर मेंटेनेंस का पूरा अधिकार टिका होता है। अगर यही क्लियर नहीं है तो दूसरे पक्ष का वकील सबसे पहला हमला इसी बात पर करेगा कि शादी तो वैलिड है ही नहीं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और यहीं पर मुझे सोर्स मटेरियल में दी गई एक बहुत ही शानदार टिप दिखाई दी। वो मैरिज सर्टिफिकेट वाली? हाँ, उसमें बताया गया है कि अगर विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट मौजूद है तो उसे पिटिशन के बिल्कुल पहले पैराग्राफ में ही लिख देना चाहिए। ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है ना? अब आमतौर पर लोग सोच सकते हैं कि सर्टिफिकेट तो फाइल के आखिरी में अनेक्षर के रूप में लगा हुआ ही है, तो उसे पहले पैराग्राफ में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? सही बात है, लोग यही सोचते हैं। है भी। बिल्कुल। और जैसे ही उसकी नजर पहले पैराग्राफ पर पड़ती है जहां लिखा है कि विवाह प्रमाण पत्र संख्या फला फला संलग्ना है, तो जज के मन में उस रिश्ते की वैलिडिटी को लेकर कोई शक नहीं रह जाता। एकदम सही विश्लेषण है ये। केस पहले ही मिनट में एक मजबूत पोजीशन में आ जाता है। हाँ। ये दिखाता है कि जो पिटिशनर है वो पूरी तरह से तैयार है और दस्तावेजी सबूतों से लैस है। ये एक ऐसा कदम है जो विरोधी पक्ष के इस डिफेंस को वहीं खत्म कर देता है कि शादी हुई ही नहीं थी। राइट। अब जब शादी साबित हो गई तो केस आगे बढ़ता है। हाँ। और यहीं पर एक ऐसा पहलू आता है जो असल जिंदगी में बहुत ही नाजुक और उलझा हुआ होता है। आप सेपरेशन वाले फेज की बात कर रहे हैं। हाँ, जब रिश्ते टूटते हैं या उनमें दरार आती है तो एक पूरा गुस्सा, निराशा और आरोप प्रत्यारोप का एक पहाड़ होता है। ये ह्यूमन नेचर है कि जब कोई आहत होता है तो वो चाहता है कि जज को बताए कि सामने वाले ने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। लेकिन एक लीगल ड्राफ्टिंग में इन भावनाओं का क्या स्थान है? ये सच में बहुत दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि जब लोग वकील के पास जाते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके प्रार्थना पत्र में बस यही भरा हो कि कैसे उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया या कैसे ताने मारे गए। हाँ, ताने मारे गए, परिवार वालों ने दुर्व्यवहार किया। वो इस पूरी प्रोसेस को एक तरह से अपनी भड़ास निकालने के माध्यम के रूप में देखते हैं। सही कहा। लेकिन सोर्स मटेरियल इस बात को बहुत सख्ती से नकारता है। अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी की सख्त सलाह है कि अत्यधिक भावनात्मक भाषा और सिर्फ आम आरोपों से बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। अक्सर लोग लिखवा देते हैं कि उनका व्यवहार बहुत क्रूर था या मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन जब हम इसको कानून के चश्मे से देखते हैं ना, तो कोर्ट के पास आपकी भावनाओं को नापने का कोई मीटर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्रूरता की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। जो बात एक के लिए क्रूरता है वो शायद किसी और के लिए सिर्फ एक नॉर्मल सी बहस हो। इसलिए अदालत में रोना धोना केस को मजबूत नहीं करता, बल्कि ड्राफ्ट को थोड़ा अनप्रोफेशनल बना देता है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अदालतें फीलिंग्स पर नहीं बल्कि कठोर और साबित किए जा सकने वाले फैक्ट्स पर काम करती हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपके साथ क्रुएल्टी हुई है या आपको घर से निकाला गया है, तो वो टाइमलाइन मांगते हैं। शायद अदालत जानना चाहती है कि ये कब और कैसे हुआ। इसलिए ड्राफ्टिंग में एक तथ्यों की दुनिया यानी फैक्ट्स की दुनिया बसानी होती है। सबसे पहले अलग रहने के जो कारण हैं उनका सीक्वेंस वाइज और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। वादी को बताना होगा कि वो किस तारीख से अलग रह रही है या रहा है। डेट बहुत जरूरी है। हाँ, और किन परिस्थितियों में अलग होना पड़ा। मान लीजिए किसी रात कोई झगड़ा हुआ और घर से निकाला गया, तो वो डेट और टाइम वहां आना चाहिए। राइट। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर इस प्रोटोकॉल में बहुत जोर दिया गया है वो ये है कि रिस्पोंडेंट ने भरण पोषण देने से किस तरह और कब इनकार किया। ओ, यानी रिफ्यूजल कब हुआ? हाँ, क्योंकि मेंटेनेंस का केस बनेगा ही तब जब आप साबित करें कि एक पक्ष ने जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया है। आम बातों की जगह स्पेसिफिक फैक्ट्स ही जज के सामने टिकते हैं। इसका मतलब है कि पिटिशन एक डायरी एंट्री की तरह नहीं होनी चाहिए, ये तो एक पुलिस लॉगबुक या टाइमलाइन जैसी होनी चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि जज आपके आंसुओं से नहीं बल्कि उन डेट्स, इवेंट्स और सबूतों से सहमत होता है। एकदम सही कहा। चलिए अब इस चर्चा के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ चलते हैं। मुझे तो ये पूरा हिस्सा एक डिटेक्टिव वर्क जैसा लगा। जासूसी वाला काम। हाँ बिल्कुल। ये है वित्तीय जांच पड़ताल, यानी सामने वाली पार्टी की असली आमदनी का पता लगाना और उसे कोर्ट के सामने लाना। क्योंकि देखिए, एक बात जो बहुत कॉमन है, शायद हर दूसरे केस में देखी जाती है कि जैसे ही पैसे देने की बात आती है लोग रातों रात गरीब हो जाते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है हमारी अदालतों की। इनकम छुपाना या अपनी प्रॉपर्टी किसी रिश्तेदार के नाम ट्रांसफर कर देना, ये एक आम ट्रेंड बन गया है। हाँ, कोई आदमी जो कल तक लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा था, वो सडनली कोर्ट में आकर कहता है कि मैं तो बेरोजगार हूँ, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है। या बिजनेस को लॉस में दिखाने लगते हैं। बिल्कुल।
इसी हेराफेरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया था, जिस पर यह स्रोत सामग्री बहुत ज्यादा फोकस करती है। वो केस है राजनेश वर्सेस नेहा। हाँ, राजनेश वी नेहा, ये नाम मैंने काफी सुना है। इस एक सिंगल जजमेंट ने फैमिली कोर्ट्स में मेंटेनेंस केसेस की दिशा ही बदल दी है। इसने तो मतलब पूरा गेम ही चेंज कर गया। इस फैसले ने आमदनी के पूर्ण प्रकटीकरण, जिसे हम फुल डिस्क्लोजर कहते हैं, उसको अनिवार्य बना दिया। राइट। पहले क्या होता था, लोग बस एक छोटा सा एफिडेविट दे देते थे जिसमें आमदनी कुछ हजार रुपए बता दी जाती थी। पर इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबा चौड़ा फॉर्मेट ही सेट कर दिया है। एक डिटेल्ड फॉर्मेट है वो। हाँ, अब दोनों पार्टीज को अपनी इनकम, अपनी संपत्ति, बैंक अकाउंट्स, लोन्स, यहाँ तक कि अपने लाइफस्टाइल की हर छोटी जानकारी उस शपथ पत्र पर लिखनी होती है। इसका मतलब अब अगर कोई इनकम छुपाता है तो वो कोर्ट से झूठ बोलने का यानी पर्जुरी का दोषी बन सकता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोर्स मटेरियल में काफी क्लियरली लिखा है कि इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का उल्लेख आपकी इनिशियल पेटिशन में ही हो जाना चाहिए। और देखने वाली बात यह है कि ये फिर से वही शुरुआती एज लेने वाली बात हो गई। जब पिटिशनर पहले ही पेज पर राजनेश वर्सेस नेहा का हवाला दे देता है तो वो कोर्ट और विरोधी पक्ष दोनों को एक मैसेज दे रहा है कि मैं कानून जानता हूँ। हाँ, कि हम लेटेस्ट कानून से अपडेट हैं और हम फुल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ एक टेक्निकल सवाल आता है कि एक अच्छी ड्राफ्टिंग में सामने वाली की इनकम को प्रैक्टिकली कैसे लिखा जाए। सिर्फ ये बोल देना कि वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, ये काफी नहीं है। ड्राफ्ट में पूछा जाना चाहिए कि प्रतिवादी का डेजिग्नेशन क्या है, किस कंपनी में काम करता है, सैलरी कितनी है, और अगर बिजनेस है तो बिजनेस की डिटेल्स। और जॉब के अलावा भी इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी रेंट पर चल रही हो, बैंक खाते, गाड़ियां, इन सब का सटीक विवरण पिटीशन में लिखना चाहिए। लेकिन यहीं पर एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक समस्या आती है। क्या? मान लीजिए अब आमतौर पर एक पत्नी को ये तो पता होता है कि पति का एक बड़ा बिजनेस है, पर उसके पास उस बिजनेस के बैलेंस शीट्स या सीए के पेपर्स तो नहीं होते ना। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये सारी डिटेल्स लिखना बस हवा में तीर चलाने जैसा नहीं हो जाएगा? मेरा मतलब है कि कोई भी लिख दे कि सामने वाले की 4 गाड़ियां हैं, जबकि उसके पास प्रूफ करने के लिए कागज ना हो। क्लियर करती है कि हवा में तीर तो बिल्कुल नहीं चलाने हैं, क्योंकि इससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी जज की नजरों में कम हो जाती है। सही बात है। इन बातों को जितना हो सके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ बैक करना चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट है या किसी प्रॉपर्टी की कॉपी है तो बहुत अच्छा। यहां तक कि आजकल सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बहुत काम आते हैं। हाँ, जैसे किसी ने फॉरेन ट्रिप की फोटो डाली हो। एग्जैक्टली। अगर वो लगातार विदेश घूम रहा है, पार्टीज कर रहा है, तो उन फोटोज का जिक्र जरूर करें। और अगर आपके पास पक्के कागज नहीं भी हैं तो कम से कम उस प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट एड्रेस या उन गाड़ियों के नंबर तो लिख ही सकते हैं, जिससे कोर्ट नोटिस भेज सके। हाँ, उससे क्या होता है कि कोर्ट उन नंबर्स या एड्रेसेस के आधार पर रिस्पोंडेंट से जवाब मांग सकती है। बिना किसी बेस के किए गए दावों को कोर्ट डिस्कार्ड कर देती है। ये हुई ना बात। तो ये तो हो गया दूसरी पार्टी की इनकम साबित करने का पूरा डिटेक्टिव वर्क, ताकि उनकी कैपेसिटी टू पे तय हो सके। राइट। लेकिन कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है। अब हम उस व्यक्ति पर आते हैं जो मेंटेनेंस मांग रहा है। वादी को अपनी जरूरतें, अपनी नीड्स कैसे कोर्ट में जस्टिफाई करनी होती हैं। ये भी अपने आप में एक साइंस है। वैसे क्या ये इतना आसान है कि आप कोर्ट में गए और बोला कि मुझे अपना गुजारा करने के लिए हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए? अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपने ही केस का नुकसान कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि आप जो भी रैंडम अमाउंट मांगेंगे कोर्ट दे देगी। लीगल प्रोटोकॉल्स इस चीज को लेकर एकदम क्लियर हैं कि बिना किसी गणितात्मक आधार के, यानी कैलकुलेटिव बेसिस के, कोई भी राउंड फिगर लिख देना केस को कमजोर करता है, हवाई बना देता है। बिल्कुल। आपको जज को ये एक्सप्लेन करना होगा कि जो अमाउंट आप मांग रहे हैं उस कैलकुलेशन तक आप पहुंचे कैसे। ये कोई लॉटरी थोड़ी है, ये मैथ है जिसे क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। तो इस मैथमेटिकल अप्रोच का सही तरीका क्या बताया गया है? एक मजबूत पिटिशन में ये जो ब्रेकडाउन होता है खर्चों का, वो एक्चुअली दिखता कैसा है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो वादी को अपनी इनकम के बारे में बताना होता है। यानी अगर वो आय नहीं है, नो इनकम है, तो वो क्लियरली लिखना होगा। और अगर जॉब कर रहे हो तो? अगर काम कर भी रहे हैं तो ये साबित करना पड़ता है कि वो जो थोड़ी बहुत इनकम आ रही है वो उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए काफी नहीं है जो शादी के दौरान थी। समझ गई। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस का आइटम वाइज ब्रेकडाउन। आपको अपने हर महीने के खर्चों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट कर लिखना होगा, जैसे राशन और किराने का कितना खर्च है, रेंट कितना जा रहा है,
इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल कितना है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी। हाँ, दवाइयों का या रेगुलर चेकअप्स का खर्चा। जब ये पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन कोर्ट देखती है ना, तो उन्हें समझ आता है कि मांगी गई रकम कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि रियल ग्राउंड रियलिटीज पर आधारित है। यहीं पर जब मैं इन ड्राफ्टिंग प्रोटोकॉल्स को पढ़ रही थी तो एक बहुत ही जबरदस्त और सटीक टिप थी उसमें, जो मुझे लगता है हर किसी को सुननी चाहिए जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है। वो बच्चों के खर्चों वाली टिप? जी हाँ, टिप ये थी कि बच्चों के एजुकेशन और उनके दूसरे खर्चों का जो ब्रेकडाउन है वो बिल्कुल अलग हेडिंग में दिया जाना चाहिए। उसे अपने यानी वारिसी के पर्सनल खर्चों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। इसका कोर्ट पर क्या असर होता है? ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है ड्राफ्टिंग की। होता क्या है, जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो अदालतें उनके दावों को थोड़ा संदेह की नजर से देखती हैं। उन्हें लगता है दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। नेचुरली। लेकिन जैसे ही बात बच्चों की आती है ना, तो चाहे भारत की अदालतें हों या दुनिया की कोई भी अदालत, वो चाइल्ड वेलफेयर को लेकर हाईली सेंसिटिव होती हैं। बिल्कुल। जब आप बच्चों के खर्चों को, जैसे उनकी स्कूल की फीस, उनकी ट्यूशन फीस, स्कूल बस का पैसा, उनकी मेडिकल नीड्स, इन सबको एक अलग आइटमाइज लिस्ट बनाकर पेश करते हैं, तो अदालत का नजरिया बदल जाता है। वो उसको प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि इससे ये दिखता है कि आप पैसे सिर्फ अपने ईगो या स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे, बल्कि बच्चों के फ्यूचर के लिए मांग रहे हैं। ऐसे खर्चों को अप्रूव होने का सक्सेस रेट बहुत हाई होता है। दोनों के खर्चों को मिक्स कर देने से बच्चों का खर्चा कई बार ओवरलैप होकर नॉन एसेंशियल लगने लगता है। ये वाकई केस को प्रेजेंट करने का एक बहुत ही सुलझा हुआ तरीका है। बिल्कुल। तो चलिए, अगर हमने अब तक जो बातें की हैं उनको एक साथ समेटे, तो सबसे पहले हमने मैरिज वैलिडिटी की नींव रखी। हाँ। फिर हमने अत्यधिक भावनाओं को हटाकर सिर्फ ठोस फैक्ट्स को फाइल में रखा। फिर वो डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाकर राजनेश व नेहा एफिडेविट के थ्रू दूसरी पार्टी की इनकम बता दी, और लास्ट में अपनी जरूरतों का एक मैथमेटिकल चार्ट भी दे दिया। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हमने। राइट। अब इस पॉइंट पर आकर इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का वक्त है। एक परफेक्ट पिटिशन आखिर दिखती कैसी है? जब एक वकील वो मोटी सी फाइल जज के सामने रखता है, तो उसमें क्या क्या अटैचमेंट्स होने ही चाहिए? देखिए, एक पूर्ण प्रार्थना पत्र वो है जिसमें कोई गैप न हो। सोर्स मटेरियल ने इन अटैचमेंट्स की एक पूरी चेकलिस्ट दी है। इसमें सबसे ऊपर वो आएगा जिसकी हमने शुरू में बात की, विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट। हाँ। उसके बाद अगर उस रिश्ते से बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ये साबित करने के लिए कि ये बच्चे इसी मैरिज से हैं। राइट। इसके बाद वो सबसे जरूरी चीज, राजनेश वर्सेस नेहा के फॉर्मेट वाला आय प्रकाटन शपथ पत्र, मतलब इनकम डिस्क्लोजर एफिडेविट। साथ ही वादी के अपने आईडी प्रूफ्स जैसे आधार कार्ड, अपने बैंक स्टेटमेंट्स, और जो खर्चे डाले हैं उनके प्रूफ। बिल्कुल। अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट लगाएं। अगर बच्चों की फीस क्लेम की है तो स्कूल फीस की रिसीट्स लगाएं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस फाइल में एक साथ लगते हैं, तब जाकर वो एक बुलेट प्रूफ और परफेक्ट पिटीशन बनती है। ये तो हो गई परफेक्ट पेपर वाली बात। लेकिन इस सबके बीच एक ग्राउंड रियलिटी भी है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। किस बारे में? हम सब जानते हैं कि हमारी जुडिशल सिस्टम पर पेंडेंसी का कितना बर्डन है। एक फाइनल ऑर्डर आने में, गवाहियां होने में कई साल लग जाते हैं। हाँ, ये एक सिस्टम का इशू तो है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति के पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, जिसे घर से निकाल दिया गया है, वो इन 2-3 सालों तक अपना और अपने बच्चों का खर्चा कैसे चलाएगा? क्या ड्राफ्टिंग के लेवल पर ही इसका कोई बचाव है? ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा है। कानून को भी इस बात का अंदाजा है कि न्याय मिलने में वक्त लग सकता है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में एक लाइफ सेवर प्रोविजन जोड़ा गया है, जिसे हम अंतरिम भरण पोषण या इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं। अच्छा। मेन केस चलेगा, उसमें सालों लगेंगे, फाइनल मेंटेनेंस तय होगा। लेकिन तब तक के लिए डेली सर्वाइवल के लिए वादी को तुरंत आर्थिक मदद चाहिए। इसलिए सोर्स मटेरियल क्लियरली कहता है कि मेन पिटीशन के साथ साथ इंटरिम मेंटेनेंस की एक अलग एप्लीकेशन लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। ओह, यानी ये एक इमरजेंसी रिलीफ की तरह है। बिल्कुल। ये अदालत से एक अर्जेंट अपील होती है कि माय लॉर्ड, जब तक इस केस का फाइनल जजमेंट नहीं आता, तब तक मुझे सर्वाइव करने के लिए हर महीने एक सर्टेन अमाउंट दिलवाया जाए, ताकि वो अपना और बच्चों का पेट पाल सके और इस कानूनी लड़ाई को आगे लड़ने का खर्च भी उठा सके। ये जानकारी आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा साबित हो सकती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि बहुत लोग तो सिर्फ इसलिए केस ही फाइल नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है 5 साल लग जाएंगे, तब तक खाएंगे क्या। सही कहा।
अगर इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन ड्राफ्ट सही से हुआ है तो शुरुआती दौर में ही एक रिलीफ मिल जाता है। अगर मैं इस पूरे गहन विश्लेषण का निचोड़ निकालूं तो इस सोर्स डॉक्यूमेंट में दी गई एक लाइन मुझे बहुत ही पावरफुल लगी। उसमें लिखा है कि सशक्त ड्राफ्टिंग ही भरण पोषण बाद में सफलता की आधी गारंटी होती है। मुझे लगता है ये एक लाइन पूरी पिक्चर क्लियर कर देती है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात से। ये आज की चर्चा का सटीक सार है। एक वेल बैलेंस्ड, फैक्चुअल और कानूनी रूप से सपोर्टेड ड्राफ्टिंग बस कागजों का बंडल नहीं होती, वो कोर्ट के सामने आपकी सबसे तेज आवाज होती है। ये एक सबक है कि कोई भी केस सिर्फ कोर्टरूम में बड़ी बड़ी बहस करने या वकील की ऊंची आवाज से नहीं जीता जाता। असली जीत तो बहुत पहले, जब आप घर पर बैठकर अपने वकील के साथ वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं, फैक्ट्स चेक करते हैं और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखते हुए वो पिटीशन बनाते हैं, वहीं तय हो जाती है। एकदम सही बात कही आपने। ये एनालिसिस सच में इस चीज को क्लियर कर देता है कि जो कोई भी इन कानूनी प्रक्रियाओं में पड़ता है या किसी फैमिली डिस्प्यूट के मुश्किल फेज से गुजर रहा है, उसके लिए ये पेपरवर्क कितना वैल्यूएबल है। तैयारी ही बचाव है और राइट इन्फॉर्मेशन आपका सबसे बड़ा वेपन है। और एंड में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भले ही लोग कहते हैं कानून अंधा होता है, हाँ, लेकिन वो उन्हीं तथ्यों को देखता और तौलता है जो उसके सामने सही फॉर्मेट और सबूतों के साथ पेश किए जाते हैं। तो आज की ये डीप और डिटेल चर्चा यहीं पर पूरी होती है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगी कि हम एक नए और थोड़े विचारोत्तेजक सवाल पर सोचें। जरूर। अगर हम देखें कि राजनेश वर्सेस नेहा जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद विवाद के टाइम पर अपनी इनकम का पूरा खुलासा करना, एक एक पैसे का हिसाब देना वैसे भी अनिवार्य हो ही गया है। राइट, वो तो देना ही पड़ेगा। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि फ्यूचर में जब शादियां हों तो उनकी शुरुआत में ही एक फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रखी जाए? क्या प्री नप्शल अग्रीमेंट्स को हमारी सोसाइटी में एक नॉर्मल और प्रैक्टिकल चीज नहीं मान लिया जाना चाहिए? ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी थॉट है हमारे सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, है ना? अगर रिश्ते की शुरुआत में ही दोनों पार्टीज अपनी आर्थिक स्थिति और टर्म्स क्लियर रखें तो शायद कल को ऐसी कड़वाहट, आरोप प्रत्यारोप और इतने लंबे कोर्ट केसेस की नौबत ही ना आए। बिल्कुल। ये एक ऐसा आइडिया है जो आने वाले वक्त में हमारी फैमिली डायनामिक्स और मैरिज इंस्टीट्यूशन में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। इस बारे में जो लोग सुन रहे हैं वो भी ज़रूर सोचें। आज के इस गहन विश्लेषण में जुड़ने और इस जटिल लीगल टॉपिक को इतने आसान तरीके से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।